अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोड 3609 और 36010 की प्लेलिस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन की एजुकेशन के हवाले से ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा आपके पास्ट पेपर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो आपकी असाइनमेंट क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले पहले आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 ऑफ कोड 3609। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल हैंडीकैप, इनका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग काजेस पढ़ेंगे कि फिजिकल डिसेबिलिटीज़ किन काजेस की वजह से होती हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे और मोस्ट कॉमन जो डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी आता है, स्पाइनल बाइफिडा आता है, आपकी ब्रेन इंजरीज आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज, एपिलेप्सी, आर्थराइटिस। उसके अलावा हम लोगों ने और भी डिजीजेस यहाँ पे पढ़ी हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम लोग मजीद जो फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ को लेके ही चलेंगे। उनमें हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट और उनकी जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और एंड पे आ जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इन तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हुए। डिसेबिलिटी हम लोग तब कहते हैं जब एक पर्सन के अंदर फिजिकली तौर पे लिमिटेशन आ जाए फंक्शनिंग की। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में इसको डिफाइन किया गया, लिमिटेशन इन पर्सन्स फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी या फिर उसकी डेक्सटेरिटी और स्टेमिना। अगर किसी पर्सन की जो फिजिकल फंक्शनिंग है, जो रोज़मर्रा के फिजिकल जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनमें अगर कमी आ जाए, रोज़मर्रा की जो हरकत हम करते हैं उनमें कमी आ जाए या फिर हमारी जो नेचुरल स्किल्स और स्टेमिना है उनमें कमी आ जाए तो उसको हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। और इसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर कुछ इम्पेयरमेंट्स भी आ सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर्स वगैरह। तो ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड का। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब होता है इस तरह की डिसेबिलिटी जो सिर्फ हमारे फंक्शन को कम करती है, जबकि फिजिकल हैंडीकैप्ड होने का मतलब ये है कि उस डिसेबिलिटी की वजह से सोसाइटी के अंदर आपका जो लिमिटेशन हो जाती है उसको हम लोग फिजिकल हैंडीकैप कहते हैं। इसकी बहुत इजी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और उसके जो लोअर लिम्स हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं, मतलब उसकी जो टांगे हैं वो बिल्कुल मजबूर हो चुकी हैं, तो उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, उसकी जो टांगों का फंक्शन है वो बिल्कुल स्टॉप कर गया है, उसको चलने फिरने में जो है वो मुश्किल होगी, वो व्हील चेयर पे आ जाएगा, तो ये उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर उस फिजिकल डिसेबिलिटी का उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी जो सोशल लाइफ है, उसकी एजुकेशनल लाइफ है, उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा कि वो इजीली मूव नहीं कर सकेगा, वो सोसाइटी में जा नहीं सकेगा, तो जो लिमिटेशन उस डिसेबिलिटी की वजह से उसकी लाइफ पे आएंगी उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल हैंडीकैप। तो आई होप सो कि आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसको रिमाइंड कर लेना है। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड होने का मतलब ये है कि डिसेबिलिटी की वजह से आपकी सोशल, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल या वोकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड हो जाए तो वो फिजिकल हैंडीकैप कहलाती है। और यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उन सब बच्चों को स्पेशल स्कूल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। जो फिजिकल डिसेबिलिटी की टाइप होती है या उसकी कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को हमने कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसकी डिसेबिलिटी टेम्परेरी है या परमानेंट है, माइल्ड है या सिवियर है, तो डिसेबिलिटी की बेसिस के ऊपर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को हम लोगों ने किस तरह का एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करना है और किस तरह की हम लोगों ने उसको सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं ये मल्टीप्लाई हैंडीकैप भी हो सकते हैं, मतलब एक बीमारी के साथ साथ और ज़्यादा हैंडीकैपनेस भी हो सकती है, जैसे कि मेंटल हैंडीकैप, विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट। मुमकिन है कि एक बच्चा जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हो उसमें मेंटल इश्यूज भी हों। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है एटियोलॉजी ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। एटियोलॉजी हम लोग काजेस को कहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की दो मेन वजूहात होती हैं, एक तो कंजेनिटल और दूसरी एक्वायर्ड। हम लोग लास्ट प्लेलिस्ट में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। कंजेनिटल ऐसी डिजीजेज होती हैं, ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो बाय बर्थ ही बच्चे में पाई जाती हैं और ये जेनेटिकल भी हो सकती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब उस टाइम उनमें ये वाली डिसेबिलिटीज़ होती हैं
और दूसरी आती है एक्वायर्ड। ये वो डिजीज़ेज़ होती हैं, वो डिसेबिलिटीज़ जो पैदाइशी तौर पे बच्चे में नहीं होती, लेकिन बाद में किसी वजह से उसमें आ जाती हैं। और इसकी जो वजूहात है उनमें एक्सीडेंट हो सकते हैं, ब्रेन इंजरीज, इन्फेक्शन, कोई डिजीज़ेज़ या किसी और मेडिकल कंडीशन का साइड इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की इंपॉर्टेंट टाइप्स बताई हुई हैं। इसमें मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स आ सकती हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, हेयरिंग लॉस, फटीग और पेन, और लास्ट पे सीजर्स जो एपिलिप्सी या मिर्गी के दौरे वगैरह जो झटके लगते हैं, ये भी आपका न्यूरोलॉजिकल इशू है। तो ये सब फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की मोस्ट कॉमन टाइप्स है। नेक्स्ट हम लोग कुछ डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे और उनकी जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ही मैं आपको क्लियर कराऊंगी, ताकि जब आप खुद इस बुक को पढ़ें या इस स्लाइड्स को पढ़ें तो वो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। पहली डिसेबिलिटी जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी। नेम से शो हो रहा है कि हमारे मसल्स और जो हमारा स्केलेटल है उसको ये डिस्टर्ब करेगी। तो ये वो डिसेबिलिटीज़ हैं जो हमारे जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स को जो है उनको इफेक्ट करती है, उनको डिफॉर्म करेगी। और इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं इनको हम लोग बहुत डिटेल में अपनी जो पिछली प्लेलिस्ट थी 3607 और 3608 उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको जाकर लास्ट में देख लीजिएगा। जो मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी है, इस डिसेबिलिटी के बाद एक पर्सन इनेबल हो जाता है कि वो बॉडी की मूवमेंट जो है वो करा सके, क्योंकि जो हमारे मसल्स और बोन्स होते हैं उनमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मसल्स और बोन्स डिजेनरेट होते हैं, मसल्स और बोन्स में डिजीजेज आती हैं, डिफॉर्मेलिटीज आती हैं, इसलिए मसल्स और बोन की वजह से ही हम लोग मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा जो 200 से ज़्यादा अब तक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जो हैं वो आ चुकी हैं, और 20% जो यूके के डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को जो है देखा है और बताया है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटीज़ में बैक और नेक पेन आती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का जो आर्थराइटिस है वो आ जाता है, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। ऐसे फैक्टर्स जिनमें हमारी बोन्स जो हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, या फिर बोन्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है। और ये सब जो डिजीज़ हैं जो आपकी जॉइंट्स या बोन से रिलेटेड हैं, ये मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी में आती है। नेक्स्ट हमारे पास डिसेबिलिटी आती है न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी। ये भी आपकी मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी है, लेकिन ये आपकी न्यूरॉन से रिलेटेड है। मतलब इसमें हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसमें डिसऑर्डर होता है। नर्वस सिस्टम के इफेक्ट की वजह से हमारे मसल्स और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपको पता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के तमाम चीज़ों को। तो जब नर्वस सिस्टम में खराबी होगी तो वो हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और इसमें डिफरेंट डिजीजेज आते हैं जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा, स्ट्रोक्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और हेड इंजरी एंड पोलियो वगैरह। ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। और जो ब्रेन है जब वो इस फंक्शन को छोड़ देगा तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस करने का जो सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, उनमें डिसेबिलिटीज़ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास बहुत कॉमन फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आती हैं जिनको हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी डिसेबिलिटी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। तो कुछ कॉमन जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें आ जाती है आर्थराइटिस, एपिलिप्सी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये यूजुअली यंग चिल्ड्रंस में आती है और उनमें ये नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, और ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, और ब्रेन की वजह से जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और हम लोग पहले ये बात बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स होते हैं उनको सेरेब्रल का इशू होता है, उनको ब्रेन का इशू होता है, और उसकी वजह से उनकी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं और कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो सकती होती। तो वो उनको अपनी बॉडी को मूव कराने में और बाकी सब मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट आता है स्पाइना बाइफिडा। ये ऐसी डिजीज़ है जो बाय बर्थ ही यूजुअली होती है, और इसमें जो बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पैदाइशी तौर पे ही डिस्टॉर्ट हुई होती है। उसके अलावा इसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है, जो लोअर बॉडी है उसमें पैरालिसिस आ सकता है, और मुमकिन है कि लाइफ टाइम के लिए बच्चे के जो लोअर लिम्स हैं वो काम ना करें। और मोस्ट केसेस में जो बच्चा होता है उसकी डेथ ही हो जाती है बर्थ के दौरान ही, क्योंकि उसमें बचने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू से ही डिस्टॉर्ट हुई होती है। नेक्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटी आती है एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ये वो ब्रेन की इंजरी है जो लाइफ में बाद में आती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, मतलब ये पैदाइशी तौर पे नहीं होती। और यहाँ पे डिफरेंट इसकी काजेज आती हैं, स्ट्रोक्स, झटके लगना, हेड में कोई इंजरी हो जाती है, कोई अल्कोहल, ड्रग्स, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या कोई और डिजीज उसकी वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से हमारे ब्रेन में इंजरी आ जाएगी। और ये भी मोस्ट कॉमन फिजिकल डिसेबिलिटी है।
नेक्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटी हमारे पास आती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, अगर उसमें इंजरी आ जाए तो आपको पता है कि बॉडी के जो लोअर लिम्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कराती है। जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है मिलके करते हैं। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी आ जाएगी तो उसमें डिफरेंट केसेस यहाँ पे आते हैं। उसमें कुछ बताया गया पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, इनको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम को अगर आप देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड बताई गई है और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब डिपेंड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड के किस पार्ट के अंदर इंजरी आती है, उस हिसाब से ही जो हमारे मसल्स हैं वो अफेक्ट होंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है पैराप्लेजिया, और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इसमें हमारी बॉडी के जो इतने लिम्स हैं ये काम करना छोड़ देंगे, इफेक्ट होंगे। जबकि जो पैराप्लेजिया है इसके अंदर हमारी बॉडी के फोर लिम्स जो हैं ये काम करना छोड़ देंगे। जो टेट्राप्लेजिया ये उससे भी स्वेयर इंजरी है, और जो टेट्राप्लेजिया C4 इंजरी इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो काम करना छोड़ देगी। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसकी टाइप्स, कि हमारे कौन कौन से डिसेबिलिटी के साथ कितनी इंजरी से कितने बॉडी के पार्ट इफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन है वो यहाँ पे पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया। पैराप्लेजिया में जो हमारी बॉडी के एक एक लिम्ब, एक लोअर लिम्ब और एक अपर लिम्ब इफेक्ट होता है। क्वाड्रीप्लेजिया के अंदर हमारी बॉडी के दोनों लोअर और दोनों अपर लिम्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है एपिलिप्सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल डिसेबिलिटी है। एपिलिप्सी जो मिर्गी के दौरे होते हैं, ये आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है। इसमें सीजर्स आते हैं, झटके और रिकरिंग सीजर्स होते हैं, मतलब वक्फे से ऑल टाइम के लिए नहीं होते। और इन तमाम जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन इनको मेडिकेशंस के ज़रिए से कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट डिजीज़ यहाँ पे आई हुई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये ऐसी डिजीज़ है जो पर्सन के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करती है। उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, हमारी बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो इफेक्ट करती है। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पे आती है आर्थराइटिस। ये हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन और उनकी पेन को हम कहते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें आर्थराइटिस की बीमारी बहुत कॉमन है। पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। इसकी वजह से जो हमारी जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है, हमारे जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट्स में पेन रहने लगती है। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके पॉइंट्स को आप किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर जो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है उन थेरेपिस्ट के बारे में जो किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी को मैनेज करने के लिए जिनका रोल होता है। उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक बताया हुआ है सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स के लिए कि उनको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, और यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का जिक्र किया गया है। लेकिन आप इन पॉइंट को किसी और फिजिकल हैंडीकैप जो डिजीज़ है उसमें जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन हम उन स्पेशलिस्ट को कहते हैं जो छोटे बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं। छोटे बच्चों की जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने में, उनकी जो डिजीज़ हैं उनको मैनेज करने के लिए ये स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूरोलॉजिस्ट। ये आपके जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करते हैं। फिर आता है मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। वो लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं मेंटल लोगों को डील करने के लिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, ये आपकी मसल और बोन के एक्सरसाइजेस कराते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो किसी भी डिसेबल्ड बच्चे की हेल्प करेगी उनकी डिसेबिलिटी को मैनेज करने में, उसके इफेक्ट्स को ओवरकम करने में। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। इनके रोल्स बताए गए हैं। सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बताया है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके एक्सरसाइजेस कराते हैं। जिन लोगों के बॉडी बैलेंस करने में, बॉडी की स्ट्रेंथ में, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में इश्यूज होते हैं तो ये उनको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ये बच्चे को इस काबिल बनाते हैं कि वो कोई भी स्किल लर्न करे और उस हिसाब से अपने लिए ऑक्यूपेशन तलाश कर सके। नेक्स्ट आता है स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट जो बच्चों को बोलने में मुश्किलात होती हैं उनकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे पेपर में, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के हवाले से। तो आपने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करना है, आप इनको किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिजियोथेरेपी जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं से हम लोग इसके पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर, और वहाँ पे हम लोग
फिजियोथेरेपी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसके अलावा हम लोग जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी लर्निंग के हवाले से भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।